तो एक वकील के पास सारे सही तथ्य हो सकते हैं, एकदम सटीक सबूत हो सकते हैं, और यहाँ तक कि सच भी पूरी तरह से उनके पक्ष में हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो केस के बिल्कुल आखिरी दिन अदालत में हार सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच में ऐसा होता है, क्योंकि अदालत में मुकदमे सिर्फ तथ्यों के होने से नहीं जीते जाते। सही बात है। वे इस बात से जीते जाते हैं कि उन तथ्यों को अंत में एक साथ कैसे पिरोया गया है। मतलब फिल्मों में जो ड्रामेबाजी, मेज थपथपाना और वो चिल्लाना दिखाया जाता है ना, असल जिंदगी की अदालतें उससे कोसों दूर है। अरे बिल्कुल। असल अदालतों में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता जब कोई गवाह अचानक टूट जाता है। वास्तविकता में कानूनी लड़ाई बहुत ही शांत, गहरी और रणनीतिक होती है। ये शतरंज की उस आखिरी खेल की तरह है जहां एक गलत चाल पूरी बाजी पलट सकती है। और आज के इस डीप डाइव में हमारा पूरा मिशन इसी पर केंद्रित है। हमारा पूरा ध्यान उस आखिरी और सबसे निर्णायक चाल पर होगा, जिसे कानूनी भाषा में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स या अंतिम बहस कहा जाता है। जी। खास तौर पर जो प्रथम वर्ष के कानून के छात्र हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चरण कैसे काम करता है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार है मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट्स द्वारा तैयार की गई FIR से फैसले तक, जो उनकी आपराधिक विधि ड्राफ्टिंग श्रृंखला है, उसका भाग 18। हाँ, और इस स्रोत में बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी स्तर की बातें बताई गई हैं। बिल्कुल। और साथ ही हम अमन बाजपेयी जी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों पर भी गौर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस छवि को दिमाग से निकालना होगा जहां वकील सिर्फ जोर जोर से बोलकर जज को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो टीवी सीरियल्स वाली इमेज। बिल्कुल। अंतिम बहस वो चरण है जहां सारे बिखरे हुए साक्ष्य, गवाहों के बयानों की परतें, दस्तावेजों का ढेर और कानूनी पेंच, इन सबको एक साथ लाकर एक स्पष्ट तस्वीर में बदला जाता है। अच्छा, जब हम इस स्पष्ट तस्वीर की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसकी तुलना एक जासूस से करते हैं। मतलब एक जासूस जो मर्डर मिस्ट्री के अंत में सारे सुराग जोड़कर कातिल को पकड़ता है। लेकिन अगर हम एक बचाव पक्ष के वकील के नजरिए से देखें तो ये उपमा थोड़ी गलत लगती है ना? क्योंकि जासूस का काम सच्चाई का निर्माण करना है, जबकि अंतिम बहस में एक बचाव पक्ष के वकील का काम अक्सर प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष द्वारा गढ़ी गई कहानी को तोड़ना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या हम इसे एक दीवार की तरह देख सकते हैं? मान लीजिए अभियोजन पक्ष ने आरोपों और सबूतों की एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी है, तो क्या बचाव पक्ष का काम एक नई और बेहतर दीवार बनाना है, या फिर उस पुरानी दीवार में से वो एक कमजोर ईंट खोजना है जिसे खींचते ही पूरी दीवार ढह जाए? ये दीवार वाली उपमा बहुत ही सटीक है। मतलब बचाव पक्ष को अपनी कोई नई कहानी या बेहतर दीवार बनाने की कानूनी बाध्यता नहीं होती। अच्छा। मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि अंतिम बहस कोई रटी रटाई कहानी सुनाने का मंच नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है, एक संगठित प्रस्तुति है। वकील को सबसे पहले उस दीवार के ढांचे को समझना होता है। शुरुआत हमेशा घटना के कालक्रम यानी क्रोनोलॉजी से होती है। अदालत के सामने एक तार्किक केस समरी रखी जाती है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना कब हुई, कैसे हुई और उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जज के पास तो केस की पूरी फाइल पहले से मौजूद होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है। उन्होंने गवाहों को सुना है, दस्तावेज देखें, तो फिर अंतिम बहस में पूरी कहानी को शुरुआत से मतलब क्रोनोलॉजी के अनुसार दोहराने की क्या जरूरत है? क्या ये अदालत का समय बर्बाद करना नहीं है? आत्मक भार से जुड़ा है। जज भी इंसान है। सही बात है। वे एक दिन में 20 अलग अलग मामले सुनते हैं। हर मामले में अनगिनत गवाह, तारीखें और दस्तावेज होते हैं। फाइल में जानकारी बहुत ही बिखरे हुए रूप में होती है। FIR कहीं है, मेडिकल रिपोर्ट किसी और पन्ने पर है और गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन महीनों बाद हुआ है। बाप रे, इतना सब कुछ। हाँ। तो जब एक वकील तार्किक और कालक्रम के अनुसार कहानी पेश करता है तो वो जज के दिमाग से उस बिखरी हुई जानकारी को जोड़ने का बोझ हटा देता है। अच्छा, मतलब वकील उस जानकारी को फिल्टर करके एक रेडी टू कंज्यूम फॉर्मेट में दे रहा है। ठीक यही बात है। आप अदालत को याद दिलाते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने शुरुआत में क्या दावा किया था। उसके बाद आप साक्ष्यों के आधार पर यह दिखाना शुरू करते हैं कि उनका दावा कैसे खोखला है।
आप उस दीवार की कमजोर ईंटों की तरफ इशारा करते हैं और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, गवाहों के बयानों को परखना और उनमें कमियां खोजना। तो चलिए इस कमजोर ईंट को खोजने की प्रक्रिया पर गहराई से बात करते हैं। मान लीजिए अभियोजन पक्ष ने एक बहुत ही मजबूत केस पेश किया है। उनके पास चश्मदीद गवाह है, हथियार की बरामदगी है और कागजों का एक पूरा पहाड़ है जो आरोपी की तरफ इशारा कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में बचाव पक्ष का वकील सिर्फ यह कहकर तो केस नहीं जीत सकता कि विरोधी पक्ष झूठ बोल रहा है। मतलब इन दावों को तकनीकी रूप से कैसे तोड़ा जाता है? यहीं पर अमन वाजपेयी जी के सुझावों की प्रासंगिकता सामने आती है। उनका मानना है कि बचाव पक्ष के वकील का सबसे घातक हथियार होता है विरोधाभास, यानी कॉन्ट्रडिक्शंस खोजना। अच्छा। जब अभियोजन पक्ष बहुत सारे गवाहों और दस्तावेज पेश करता है तो अनजाने में वे गलती करने की गुंजाइश भी बढ़ा देते हैं। बचाव पक्ष के वकील को यह साबित नहीं करना होता कि कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा है। उसे बस ये दिखाना होता है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य आपस में मेल नहीं खाते और इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस विरोधाभास को थोड़ा और व्यवहारिक स्तर पर समझते हैं। अगर हम कानून के प्रथम वर्ष के छात्रों के स्तर पर बात करें जो एफआईआर और ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हैं, तो वे इसे कैसे लागू करेंगे? अक्सर लोग विरोधाभास को ऐसे समझते हैं कि एक गवाह ने कहा कार लाल थी और दूसरे ने कहा नीली थी, लेकिन वास्तविक केस फाइलों में कॉन्ट्रडिक्शंस इतने सीधे तो नहीं होते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविक अदालती मामलों में विरोधाभास बहुत ही तकनीकी होते हैं। एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपके पास एक केस की एफआईआर है। एफआईआर में पीड़ित पक्ष ने लिखवाया है कि आरोपी ने उस पर किसी भारी और कुंद वस्तु जैसे कि लोहे की रॉड या लाठी से हमला किया। ये अभियोजन पक्ष की कहानी का आधार है। ठीक है। लेकिन जब आप एक कानून के छात्र या वकील के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर ने पीड़ित के शरीर पर क्लीन इंसिजन यानी किसी बहुत ही तेज धार वाले हथियार के घाव दर्ज किए हैं। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। मतलब लाठी के वार और चाकू के घाव में मेडिकल विज्ञान के अनुसार जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यही वो कमजोर ईंट है जिसे आपको अदालत में खींचना है। अंतिम बहस के दौरान आप जज के सामने एफआईआर का वो पन्ना रखते हैं जहां लाठी लिखा है और फिर मेडिकल ऑफिसर की गवाही का वो हिस्सा पढ़ते हैं जहां तेज धार का जिक्र है। आप अदालत से पूछते हैं कि अगर एफआईआर की कहानी सच है तो मेडिकल रिपोर्ट झूठ बोल रही है, और अगर मेडिकल रिपोर्ट सच है तो एफआईआर की कहानी पूरी तरह से गढ़ी हुई है। एकदम सही। लेकिन यहाँ अभियोजन पक्ष भी तो पलटवार कर सकता है ना? वे कह सकते हैं कि घटना के समय अफरा तफरी का माहौल था, पीड़ित घबराया हुआ था और हो सकता है कि उसे ठीक से याद ना हो कि हथियार कौन सा था। हाँ, ये एक आम दलील है। तो क्या ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष इसे सिर्फ एक मानवीय भूल या ईमानदार गलती बताकर बचाव नहीं कर सकता? वे बिल्कुल ऐसा प्रयास करेंगे और यही कारण है कि अदालत में हर छोटी मोटी विसंगति को विरोधाभास नहीं माना जाता। अच्छा। कानून में मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन और माइनर ओमिशन के बीच एक बहुत स्पष्ट रेखा खींची गई है। अगर गवाह ये भूल जाए कि घटना के समय उसने कौन से रंग की शर्ट पहनी थी तो वो एक मामूली भूल है। समझ गई। लेकिन हथियार का प्रकार बदलना एक बुनियादी तथ्य है जो केस की पूरी प्रकृति को बदल देता है। जब एक वकील इस स्तर के विरोधाभास को साबित करता है तो वो प्रोसिक्यूशन की कहानी में एक गहरा छेद कर देता है और इसी छेद के माध्यम से ही वो अवधारणा प्रवेश करती है जिसे हम आपराधिक कानून की रीढ़ कहते हैं, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी संदेह से परे। एकदम। आपराधिक कानून में अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का पूरा भार होता है कि आरोपी 100% दोषी है। जज के मन में कोई भी उचित संदेह नहीं होना चाहिए। बचाव पक्ष का काम केवल उस उचित संदेह को पैदा करना है। जब मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर आपस में टकराते हैं तो एक संदेह पैदा होता है कि क्या घटना वास्तव में वैसी ही घटी जैसे बताई जा रही है? क्या पीड़ित खुद सच्चाई छिपा रहा है? और जहां ये संदेह पैदा होता है वहां भारतीय न्याय प्रणाली का वो सिद्धांत लागू हो जाता है जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट या संदेह का लाभ कहा जाता है। यही वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो हर नए वकील को समझना चाहिए। अंतिम बहस में आपका लक्ष्य यह साबित करना नहीं है कि आपका मुवक्किल संत है या उसने कुछ नहीं किया। सही बात है। आपका लक्ष्य यह साबित करना है कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। साक्ष्य इतने विश्वसनीय नहीं हैं कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सके।
और कानून का स्पष्ट नियम है, संदेह का सीधा लाभ हमेशा आरोपी को मिलता है। यह विचार करने का बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। हमने कहानी की संरचना को समझ लिया, हमने विरोधाभासों को खोजने और संदेह पैदा करने की तकनीक को भी डिकोड कर लिया। लेकिन अब बात आती है उस मंच की जहां वकील जज के सामने खड़ा होता है। ये प्रस्तुतिकरण की कला यानी द आर्ट ऑफ डिलीवरी के बारे में है। ये बहुत अहम हिस्सा है। तो लॉ स्कूल से निकलने वाले छात्रों में अक्सर एक आम धारणा होती है। उन्हें लगता है कि अगर वे भारी भरकम कानूनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लैटिन के कठिन वाक्यांश बोलेंगे और घंटों तक जटिल दलीलें देंगे तो वे एक अत्यंत विद्वान वकील के रूप में देखे जाएंगे। क्या अदालत के कमरे में ये तरीका काम करता है? ये शायद लॉ स्कूलों से बाहर आने वाली सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत सामग्री में अमन बाजपेयी जी इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अच्छा। हकीकत यह है कि लंबी, जटिल और लैटिन शब्दों से भरी दलीलें अदालत में फायदे से ज्यादा नुकसान करती हैं। जज को कानूनी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं चाहिए, उन्हें केस के तथ्यों को समझने में स्पष्टता चाहिए। जब एक वकील अनावश्यक रूप से जटिल भाषा का प्रयोग करता है तो वो अदालत का कीमती समय बर्बाद करता है और मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका देता है। लेकिन अगर कोई वकील बहुत ही साधारण भाषा में बात करे तो क्या जज को ऐसा नहीं लगेगा कि इस वकील ने तैयारी नहीं की है या इसे कानून का गहरा ज्ञान नहीं है? देखिए, मनोविज्ञान इसके ठीक विपरीत काम करता है। सरलता ही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। जब आप किसी जटिल कानूनी समस्या को इतनी अच्छी तरह समझ लेते हैं कि उसे एक आम इंसान की भाषा में समझा सकें, तब आपका असली कौशल झलकता है। ये तो बहुत गहरी बात कही आपने। अदालत में सही तरीका यह है कि सीधे मुद्दे पर आया जाए। आपका लहजा हमेशा अत्यंत सम्मानजनक होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपकी बात एकदम सटीक और धारदार होनी चाहिए। तो ये बात साफ है कि स्पष्टता और सीधापन ही जीत की कुंजी है। लेकिन लॉ स्कूल में एक और चीज पर बहुत जोर दिया जाता है, केस लॉज, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पुराने फैसले। हाँ, बिल्कुल। छात्रों को हजारों केस लॉ रटवाए जाते हैं। तो अंतिम बहस में इनका उपयोग कैसे किया जाए? क्या 10-15 केस लॉ एक साथ जज के सामने रख देने से तर्क मजबूत हो जाता है? ये एक और जाल है जिसमें नए वकील अक्सर फंस जाते हैं। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि संबंधित केस लॉ को प्रभावी ढंग से शामिल करना एक कला है। केस लॉ की गिनती मायने नहीं रखती, उनकी प्रासंगिकता मायने रखती है। एक अच्छे अधिवक्ता की पहचान ये नहीं है कि वो जज के सामने कितने पुराने फैसले सुना सकता है, बल्कि ये है कि वो वर्तमान केस के तथ्यों और पुराने केस लॉ के बीच एक तार्किक पुल कैसे बनाता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। अगर किसी केस में तथ्य कमजोर हैं, लेकिन वकील के पास एक बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो क्या वो उस जजमेंट के सहारे केस जीत सकता है? कानूनी दुनिया में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, तथ्य ही कानून को दिशा देते हैं। अगर आपकी इमारत की नींव यानी आपके तथ्य कमजोर हैं, तो कोई भी केस लॉ उस इमारत को गिरने से नहीं बचा सकता। बिल्कुल। केस लॉ छत की तरह होते हैं जो आपके तर्कों को ढकते और सुरक्षित करते हैं, लेकिन छत बनाने से पहले आपको तथ्यों और विरोधाभासों की मजबूत दीवारें खड़ी करनी होंगी। अंतिम बहस में आपको पहले यह दिखाना होता है कि कैसे गवाह ए और गवाह बी के बयानों में विरोधाभास हैं। जब आप वो विरोधाभास साबित कर देते हैं, तब आप एक केस लॉ प्रस्तुत करते हैं जो कहता है कि इस प्रकार के विरोधाभास के मामले में आरोपी को बरी किया जाना चाहिए। मतलब केस लॉ आपके तर्क का आधार नहीं है, वो आपके तर्क का समर्थन करने वाला एक टूल है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात स्रोत सामग्री में उजागर की गई है, वो ये है कि अंतिम बहस केवल एक चर्चा नहीं है, ये पूरे केस का अंतिम प्रभाव या फाइनल इंप्रेशन है। अंतिम प्रभाव, ये बहुत गहरी बात है। मनोवैज्ञानिक भी इसे रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं ना। इंसान का दिमाग उस चीज को सबसे ज्यादा और स्पष्ट रूप से याद रखता है जो उसने सबसे अंत में देखी या सुनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। सालों तक चलने वाले मुकदमों में जहां गवाहों के बयान बहुत पहले दर्ज हो चुके होते हैं, ये अंतिम बहस ही वो आखिरी मौका होता है जहां एक वकील जज के दिमाग में केस की पूरी तस्वीर को अपने नजरिए से पेंट कर सकता है। यही कारण है कि इसे इतना निर्णायक माना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि केस पूरी तरह से एक दिशा में जा रहा है,
लेकिन एक बेहतरीन, सुव्यवस्थित और स्पष्ट अंतिम बहस पूरे केस का रुख पलट देती है। अरे वाह! वकील अदालत के सामने वो सब कुछ एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है जिसे पहले किसी ने उस तरह से देखा ही नहीं था। ये सारी जानकारी कानून के उन छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है जो जल्दी अदालतों में कदम रखने वाले हैं। तो अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण को एक जगह समेटें तो एक प्रथम वर्ष के छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है? देखिए, जो छात्र अपनी पहली अंतिम बहस की रूपरेखा तैयार करने वाले हैं, उन्हें मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला, पूरी घटना का एक स्पष्ट, तार्किक और क्रोनोलॉजी के अनुसार ढांचा तैयार करें। दूसरा, अभियोजन पक्ष की कहानी में मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस को खोजें, जैसे हमने मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर के उदाहरण में देखा, और उन पर प्रहार करें। बिल्कुल। तीसरा, आपका लक्ष्य हर आरोप को 100% गलत साबित करना नहीं है, बल्कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में उचित संदेह पैदा करना है ताकि संदेह का लाभ प्राप्त किया जा सके। और चौथा, अदालत में प्रस्तुतिकरण के दौरान अपनी भाषा को सरल, स्पष्ट और सम्मानजनक रखें। अनावश्यक केस लॉ और जटिल शब्दावली से बचें। ये तो एक बहुत ही स्पष्ट और एक्शन लेने योग्य रूपरेखा है। और जब एक वकील अपना ये काम पूरी ईमानदारी और कौशल के साथ कर लेता है तो कानूनी प्रक्रिया अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है, जो है अदालत का निर्णय या जजमेंट। सही कहा। जब अंतिम बहस समाप्त हो जाती है तो फाइल पूरी तरह से जज के हाथों में चली जाती है। स्रोत सामग्री में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अंतिम बहस का सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि निर्णय कैसे लिखा जाएगा। जज उन्हीं तर्कों के आधार पर अपने निर्णय का आधार तैयार करते हैं। अगर बहस स्पष्ट है तो निर्णय भी स्पष्ट होगा। आज की इस चर्चा ने सचमुच अदालत के कमरों की उस रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाया है। ड्रामेबाजी और चिल्लाने वाली छवि से बाहर निकलकर हमने देखा कि वकालत असल में तथ्यों को बुनने, कमियों को पहचानने और एक शांत लेकिन प्रभावी आवाज में सच्चाई को सामने रखने की कला है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जो इस विश्लेषण से उभर कर आता है। हम अक्सर मानते हैं कि न्याय प्रणाली में सब कुछ सच्चाई पर निर्भर करता है, लेकिन आज हमने जाना कि कैसे अंतिम बहस एक फाइनल इंप्रेशन है जो किसी भी केस का रुख पूरी तरह से बदल सकती है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या न्यायालय में न्याय केवल इस बात पर निर्भर करता है कि सच क्या है, या फिर ये इस बात पर भी उतना ही निर्भर करता है कि अंत में उस सच की कहानी को कितनी बेहतरीन, तार्किक और प्रभावशाली तरीके से बुना और सुनाया गया है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। अगर सच्चाई के पक्ष में खड़ा कहानीकार कमजोर है तो क्या सच खुद को साबित कर पाएगा? ये एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जिस पर कानून के हर छात्र और हर नागरिक को विचार करना चाहिए। इस विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और हर तथ्य के पीछे की गहराई को तलाशते रहिए।